देखिए ये 2-3 को देखकर ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है ना? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है अप्रैल में। मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रथम दलित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। अच्छा पनौती, वो वर्ल्ड कप में तो भारत हमारे लड़के जीत रहे थे लेकिन पनौती आ गए। मोदी जी पहुंच गए थे। ये तो ये सोच के गए थे चेहरा चमकाने के लिए कि जब वर्ल्ड कप मिलेगा तो फिर वर्ल्ड कप मैं हाथ में लूँगा और फ़ोटो खिंचाऊँगा और सारा जो गोदी मीडिया के दलाल चैनल है वो कहेंगे कि मोदी ने जिता दिया वर्ल्ड कप। अब तो लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य पर खुलेआम सवाल उठाने लगे हैं। भाजपा की जीत मतलब मुश्किल ही नहीं, आप समझिए कि असंभव है। लेकिन राजनीति यदि इसी तरह की चलती रही तो इस बात की बहुत संभावना है कि देश के अगले प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो ऐसे मतलब पूरे देश में ही पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं और पलटी मारना तो एक तरह से उनके डीएनए में है। इसलिए मैं फिर राम भक्तों से कहता हूँ कि ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। मोदी की कुर्सी पर सभी खतरा टला नहीं है। कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ है। दक्षिण भारत पूर्णतया भाजपा मुक्त हो गया है। मध्य प्रदेश में क्या भाजपा को जिताने की क्या वजह थी? वहां तो इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ था। ये तो नतीजे आए हैं। इसके बाद तो जो राम भक्त लोग हैं बड़ा कूद रहे हैं कि अब मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे, फलना बनाएंगे, चिल्ला बनाएंगे। तो मैं उनको एक सबसे पहले कहता हूँ कि ज़्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। उसके जस्ट पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। तीनों राज्य जो हैं उसमें हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है। इस चुनाव का 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, इस सवाल को लेकर के हम अभी पहुंचे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। जिस तरह से सर चुनाव हुए हैं, तीनों विधानसभा में बीजेपी को बहुमत हासिल हुई है, पूर्ण बहुमत है, उसका बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? देखिए ऐसा दर्शकों को पता ही हुआ कि भाजपा को 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत आया है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत आया है और मिजोरम की स्थिति अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो रही है। तो खैर वो तो वहाँ तो मिजोरम में तो भाजपा का कोई मतलब नामो निशान आप कह सकते नहीं है। तो तेलंगाना भी मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है। हाँ, तेलंगाना में मतलब ठीक है, मिली जुली आप आबादी कह सकते हैं। हैदराबाद और उसके आसपास से मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लेकिन बाकी भी बहुत जगह जो है, करीमनगर है, वारंगल है, आदिलाबाद है, आप मतलब मिली जुली आप उसको आबादी कह सकते हैं तेलंगाना की। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो नतीजे आए हैं। इसके बाद तो जो राम भक्त लोग हैं बड़ा कूद रहे हैं कि अब मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे, फलना बनाएंगे, चिल्ला बनाएंगे। तो मैं उनको एक सबसे पहले कहता हूँ कि ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है। देश में 29 राज्य हैं भारत में, है ना? और उनको याद रखना चाहिए कि जो तथाकथित मोदी मैजिक की बात होती है, इसके बावजूद दक्षिण भारत पूर्णतया भाजपा मुक्त हो गया है। कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ है। दक्षिण भारत पूर्णतया भाजपा मुक्त हो गया है। दक्षिण भारत के में 5 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और पाँचों के पाँचों राज्यों में आज की तारीख में गैर भाजपा दलों की सरकार है। तो दक्षिण भारत पूरी तरह भाजपा मुक्त हो गया है। और जब लोकसभा चुनाव होगा 2024 में, अब तो लगभग मुश्किल से 4 महीने रहे, तो वो पूरे देश में होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, है ना? और फिर आपको 29 राज्य के मतलब उसमें परिणाम को देखा जाएगा। तो आज भी मैं कहता हूँ, यहाँ तो देखिए लोग बहुत जल्दी कूदने लगते हैं क्योंकि लोगों को उतना मतलब गहराई में लोग सोचते नहीं। आज भी मैं कहता हूँ कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है विपक्ष का, यदि इसने 1 to 1 टक्कर दे दी भाजपा को, यानी कि एक के खिलाफ एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया सारे चुनाव में 543 क्षेत्र में, तो भाजपा की जीत मतलब मुश्किल ही नहीं, आप समझिए कि असंभव है। क्योंकि मैं ये सिंपल गणित समझाता हूँ। 2019 में जब भाजपा को 303 सीटें मिली थी लोकसभा में और पूरे लोग कह रहे थे कि प्रचंड जीत हो गई पुलवामा फैक्टर की वजह से, उस समय भी यदि आप मतलब प्रतिशत के हिसाब से देखें, वोटों के प्रतिशत के हिसाब से, तो भाजपा को सिर्फ 37% वोट मिले थे। 63% वोट जो थे वो मोदी और भाजपा के विरोध में गिरे थे। सरकार इसलिए बन गई क्योंकि जो विरोधियों के जो वोट थे वो बिखर गए थे, है ना? तो इस बार जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें मतलब 11-12 पार्टियां हैं, बहुत बड़ा गठबंधन है। तो ये गठबंधन यदि 1 to 1 फाइट दे देता है
जिसकी काफ़ी संभावना लग रही है। फिर आज 5 है ना, कल 6 तारीख को फिर इंडिया गठबंधन की अगली बैठक है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं ये भी याद दिलाता हूँ कि इससे एक मिलता जुलता मुझे एक और घटना 2004 में भी ऐसा ही हुआ था कि 2-3 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। 2004 की बात मैं दर्शकों को याद दिला रहा हूँ। और उन सभी राज्यों में 3-4 राज्यों में भाजपा की जीत हो गई। उसके बाद क्या हो गया कि वाजपेयी को इतना मतलब आत्मविश्वास हो गया कि उन्होंने समय के 6 महीने पहले चुनाव करा दिए। और उनके जो बहुत करीबी आदमी थे, प्रमोद महाजन, उनको लोग उत्तराधिकारी कहते थे वाजपेयी का। प्रमोद महाजन ने पूरा इंडिया शाइनिंग कैंपेन चलाया, 2004 की बात मैं बता रहा हूँ। और ये सब के बावजूद उस चुनाव में भाजपा की हार हो गई, वाजपेयी को हटना पड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद 10 बरस तक प्रधानमंत्री रहे। तो होता क्या है कि इसलिए मैं फिर राम भक्तों से कहता हूँ कि ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। मोदी की कुर्सी पर से अभी खतरा टला नहीं है। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, अब तो राजनीति में कुछ नहीं कहा सकता, किसी समय कुछ बात नहीं। तो ये कभी पिछले चुनाव में भी भाजपा की स्थिति कमजोर लग रही थी, अचानक एक पुलवामा हो गया। अब तो कहा लग रहा है कि पुलवामा भी कोई षड्यंत्र का ही हिस्सा था, जो भी हो। लेकिन राजनीति यदि इसी तरह की चलती रही तो इस बात की बहुत संभावना है कि देश के अगले प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। जो अभी मेरी राजनीतिक समझ है, मेरी जो समझ है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ जी। बिहार में क्या लगता है असर क्या होगा इस मतलब चुनाव का? क्या जो अभी गठबंधन है, जिसकी सरकार जिनकी चल रही है, वो चलेगी या नीतीश कुमार टूट जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार तो ऐसे मतलब पूरे देश में ही पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं और पलटी मारना तो एक तरह से उनके डीएनए में है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां लग रही हैं ना, उससे मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार टूटने वाले हैं। और ये मुझे लगता है कि बिहार में महागठबंधन चलेगा। देखिए, बिहार की राजनीति में अभी 1-2 बड़े-बड़े मतलब आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट्स हैं, बड़े-बड़े मोड़ आए हैं। एक तो मोड़ आया है जातीय जनगणना, है ना। देश में एक तरह से देखा जाए तो बिहार ने पहली बार इस तरह से जातीय जनगणना करा के बहुत फुर्ती से उसके आंकड़े जारी किए। और उसके बाद विशेष सत्र बुला के आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई। मतलब यदि आप EWS को भी जोड़ लें, गरीब सवर्णों को भी जोड़ लें, तो आज की तारीख में बिहार में 75% आरक्षण है, जो कि ऐसे देखें तो सुप्रीम कोर्ट के बताए हुए मतलब सीमा से भी ज़्यादा है। इसलिए इसको कोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी और दी भी गई है ऑलरेडी। लेकिन मेरी जो समझ है कि अगले, और देखिए भाजपा की भी हिम्मत नहीं हुई। बिहार में जब आरक्षण बढ़ाया गया, 75% कर दिया गया, तो वो सर्वसम्मति से पास हुआ। इस मुद्दे पर, क्योंकि पिछड़ी जातियों और दलितों का इतना मजबूत वोट बैंक है कि राम भक्तों की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको विरोध कर सके। मन ही मन कितना भी उन्होंने मतलब खुन्नस खा गए हों। तो बिहार में ये जो बात जो है, ये जो आरक्षण वाला मामला है, जातीय जनगणना, ये महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है ना। दूसरी बात कि अभी नीतीश के पलटी मारने की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि नीतीश की स्थिति इधर कुछ समय से काफ़ी कमज़ोर हुई है। अब तो लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य पर खुलेआम सवाल उठाने लगे हैं। मैंने तो बिहार के बड़े-बड़े डॉक्टरों का इंटरव्यू देखा है यूट्यूब पर। वो बड़े-बड़े डॉक्टर कैमरे पर आके कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री को सेनियल डिमेंशिया हो गया है, जिसको बोलचाल की भाषा में सठियाना कहते हैं, कि इन पर अब उम्र का असर होने लगा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अभी कुछ हरकतें की हैं, एक बार विधानसभा में, विधानमंडल में एक बहुत अश्लील भाषण दे दिया, है ना, प्रजनन के मुद्दे पर। उसके बाद क्या हुआ कि महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि देने गए थे, महावीर चौधरी की तस्वीर पर फूल चढ़ाना था, तो फूल लेकर उन्होंने जाके उनके बेटे अशोक चौधरी के सर पर डाल दिया। तो ये सब असामान्य हरकतें हो रही, इसलिए अभी नीतीश कुमार की स्थिति कुछ कमज़ोर हो गई है जी। एक मतलब सवाल मेरा ये है कि 3 राज्यों में जो खास करके हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी, वहाँ पे बीजेपी की जो जीत हुई है, इसको आप क्या मानते हैं? मोदी फैक्टर, दूसरा फैक्टर है श्री राम मंदिर, तीसरा फैक्टर है हिंदू राष्ट्र, और चौथा एक और फैक्टर है जिसको अभी हाल ही में चुनाव में राहुल गांधी ने शुरू किया था, पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, उसका जवाब लोगों ने उनको मैंडेट के रूप में दिया है मोदी जी को। क्या
क्या लगता है आपको? नहीं, पहली बात तो देखिए यह है कि 3 राज्यों में कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर भी वाला चुनाव नहीं हुआ। हर राज्य के अपने स्थानीय मुद्दे थे, है ना? और स्थानीय मुद्दों पर जैसे मेरा अपना आकलन है कि तीनों बड़े राज्य थे। वही वही मैं कह रहा हूँ, बड़े राज्यों में भी स्थानीय मुद्दे होते हैं ना। जैसे राजस्थान में यदि पायलट और गहलोत में झगड़े नहीं होते रहते और दोनों काफ़ी इससे लड़ते मजबूती से, तो हो सकता है राजस्थान में इन लोग कांग्रेस दोबारा सरकार में आ जाती। वहाँ जो पायलट और गहलोत के बीच जो रस्साकसी होती रही, उसको कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा। इसी तरह मध्य प्रदेश में मुझे अभी भी लगता है कि यदि कमलनाथ की जगह दिग्विजय सिंह कांग्रेस का चेहरा होते तो शायद कांग्रेस को का प्रदर्शन बेहतर होता। और जो पनौती की बात आपने की, पहली बात तो ये कि वो पनौती नाम राहुल गांधी का नहीं दिया हुआ था, वो पनौती नाम सोशल मीडिया पर लोगों ने दिया था। क्योंकि जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, उसमें अहमदाबाद के स्टेडियम में मोदी जी पहुंच गए थे। ये सोच के गए थे चेहरा चमकाने के लिए कि जब वर्ल्ड कप मिलेगा तो फिर वर्ल्ड कप मैं हाथ में लूँगा और फ़ोटो खिंचाऊँगा, और सारा जो गोदी मीडिया के दलाल चैनल है वो कहेंगे कि मोदी ने जिता दिया वर्ल्ड कप, मोदी ने जिता दिया विश्व कप, मोदी 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 मोदी। यहाँ तो हर चीज़ का क्रेडिट मोदी को जाना है। लेकिन इनका तो दाम उल्टा पड़ गया। भारत की टीम जो कि एक भी मैच नहीं उसके पर विश्व कप में हारी थी, वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हार गई, और मोदी जी को वो कप जो था ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को देना पड़ा। तो उसके बाद आपको तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है। तो उसके बाद ये पनौती शब्द मतलब ट्रेंड करने लगा। राहुल जी भी बोले थे वो वीडियो मैंने देखा था। उस वीडियो में आप याद करेंगे भीड़ चिल्ला रही पनौती पनौती, और राहुल गांधी ने पूछा क्या बोल रहे हो, तो फिर वो लोग बोलते हैं पनौती। तब राहुल गांधी ने कहा अच्छा पनौती, वो वर्ल्ड कप में तो भारत हमारे लड़के जीत रहे थे लेकिन पनौती आ गए। तो देखिए ये तो राजनीति में हो रहा है। इन लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू नाम दिया था और बहुत आनंदित हो रहे थे, तो उसको इन लोगों ने इनको आप पनौती नाम दे दिया गया। जिस तरह आप किसी को नाम देते हैं, आपको भी कोई नाम दे सकता है। आपको पप्पू नाम देने में आनंद आ रहा था, मुझे आपको पनौती कहने में आनंद आ रहा है। तो उसका ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था कि इस नाम पर इतना रिएक्शन हो जाए। नहीं, वो देखिए मैं फिर हिंदू राष्ट्र की बात को, हिंदू राष्ट्र बनाने की औकात है ही नहीं है। मैं बता दूं, कानूनी बात मैं करता हूं। ऐसे ज़्यादातर लोग वर्षफ यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अधकचरा ज्ञान तो कूदते रहते हैं। मैं आपको कानूनी बात बताता हूं। मैं खुद राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने संविधान का गहराई से अध्ययन किया है। हिंदू राष्ट्र मोदी जी बना ही नहीं सकते, है ना। 400 भी सांसद हो जाए ना, 450 और 500 सांसद भी हो जाए तब भी नहीं बना सकते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है केशवानंद भारती केस में, आप गूगल कीजिएगा, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा को आप नहीं बदल सकते, है ना। उसको आप संशोधन कर ही नहीं सकते, आपको कितना भी बहुमत हो, 2/3 हो, 3/4 हो, कितना भी बहुमत हो। और धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारत संविधान का मूल ढांचा में है। जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें भारत को एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। अच्छा, तो क्या लगता है कि इन तीनों राज्यों में जनता ने विकास को वोट दिया है? नहीं, वही है कि बहुत सारे स्थानीय मुद्दे होते हैं, है ना। स्थानीय मुद्दे जैसे कि किसी, मान लीजिए एक मैंने उदाहरण दिया कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में, अभी भी मानता हूं कि मध्य प्रदेश में यदि कमलनाथ की जगह दिग्विजय सिंह को कांग्रेस प्रोजेक्ट करती तो ज़्यादा ये रहता, ज़्यादा वो अच्छा होता। विकास की क्या बात है, यहाँ तक मध्य प्रदेश में क्या भाजपा को जिताने की क्या वजह थी? वहाँ तो इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ था। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा खूनी घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था। लगभग 50 लोग रहस्यमय ढंग से मर गए। शिवराज सिंह चौहान का नाम यमराज सिंह चौहान पड़ गया था। इतनी बदनामी हुई थी वहाँ मुख्यमंत्री की, शिवराज सिंह चौहान को लोग यमराज सिंह चौहान कहते थे। और पिछले चुनाव में भी वहाँ कांग्रेस को बहुमत मिला था। वो तो बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ के इन लोगों ने कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। ये जो तड़ी पाड़ गृह मंत्री करते हैं पिछले दरवाजे की पॉलिटिक्स। उसके बाद आपको याद होगा पिछला चुनाव जो 5 साल पहले मध्य प्रदेश में हुआ था, कांग्रेस को बहुमत मिला था, कमलनाथ की सरकार बनी थी। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया से बगावत करा के सरकार को गिरा दी गई। तो वो तो तोड़ फोड़ करके किया गया था। इसलिए अभी भी मेरा मानना था कमलनाथ ने जो काम किया था, मैं शुरू में मुझे लग रहा था कि जैसे भाजपा की टीम बी बन के काम कर रहे हो, कभी बागेश्वर बाबा के पास चले आते थे, कभी कुछ करते थे। अभी भी मेरा मानना है कि यदि दिग्विजय सिंह को वहाँ चेहरा बना के प्रस्तुत किया था तो शायद बेटर, उनकी छवि ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा अच्छे रूप में है। किसी वजह से कमलनाथ पर दांव खेला हुआ कांग्रेस ने। तो संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि देखिए ये 2-3 को देखकर ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, है ना। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है अप्रैल में। मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रथम दलित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। जी, आप जिस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, क्या वो भी
मनमोहन सिंह जी की तरह रहेंगे? मतलब खड़गे की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो जो असली जो शक्ति थी वो सोनिया गांधी के हाथों में थी। इससे तो इनकार नहीं किया सकता, ये तो मतलब मानना ही पड़ेगा। तो आज की तारीख में भी खड़गे ठीक है, खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ये भी बात सही है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, है ना। खड़गे का ना उतनी पहचान है, ना उतना जनाधार है। लेकिन मैंने जितना राहुल गांधी को समझा है, जिस तरह से वो करते हैं पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कि यदि इंडिया गठबंधन को बहुमत भी मिलेगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जैसे सोनिया गांधी संगठन में रह के काम करती रहीं, उसी तरह राहुल गांधी संगठन में रह के काम करते रहेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बना के ये लोग एक हाँ, संदेश देंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे कि देखिए हमने देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बना दिया। और जो मोदी जी कहते घूमते हैं कि मैं चाय बेचता था, ये दिखाते हैं कि मैं तो बहुत गरीबी से उठ के आया हूँ। तो खड़गे जी का भी वही है, वो भी एक बहुत सामान्य साधारण दलित परिवार के हैं, तो वो भी मोदी के काट के रूप में निकलेंगे। चलिए, अमिताभ सर को आपने सुन लिया, इन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी। ना मोदी फैक्टर, ना हिंदू राष्ट्र, ना पनौती का कोई फैक्टर था, और किसी भी तरह का कोई फैक्टर नहीं था। लोकल जो चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, उसके वजह से जो है बीजेपी को जीत मिली और तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली। और इन्होंने एक बात और साफ तौर पे आपको कह दिया है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें महागठबंधन को, यानी INDIE गठबंधन को जीत मिलेगी और प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सर की बात कितनी सही साबित होती है, और सर का जो ये आकलन है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर भी कमेंट देखते हैं और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।